एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो प्रथम पुस्तक है आरोह है, उसके अंतर्गत दूसरा पाठ है आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आलोक धनवा के कवि परिचय की। देखिए, इनका जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, फिर है ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह इनका, प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन कार्य आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। फिर देखो, पाठ्य पुस्तक में ली गई है कविता आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान से उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की बेहदें हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया ले आती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं, ऐसा आलोक धनवा जी कहते हैं। और अब हम उनकी जो कविता है पतंग, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे तेज बुझारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यानी इसमें देखिए, सर्वप्रथम हम सप्रसंग लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। कवि यहाँ वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के प्रारंभ का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से कर रहा है।
देखो इसमें कवि क्या कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। यानी कवि कहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, भादों के महीने का अंत हो रहा है, अब तेज बौछारें गिरने की संभावना नहीं है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। इसमें देखो, इसमें ये बताया है कि आकाश से बादल जो है हट जाने के बाद अब सवेरा अधिक चमकीला तथा प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है और वह खरगोश की आंखों की तरह लाल है। वर्षा के पानी से भरे जो नदी नाले हैं उनको पार करके शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज दौड़ाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी अपने आगमन की सूचना देता हुआ आ पहुंचा है। तो साइकिल जो है वो प्रकाशपूर्ण दिन तथा स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। उसके बाद में देखो, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, यानी रास्ते जो है वो स्वच्छ हो गए हैं और उनमें भरा पानी और कीचड़ जो है वो सूख गया है और आकाश साफ हो गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ ये बालक जो है वो अन्य बच्चों को बुला रहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी वह जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ेगी। पतंग जो है वो रंगीन और पतले कागज से बनी है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और उसमें बांस की पतली लचीली खपच्ची लगी है और वह भी बहुत हल्की है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब यह पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे, सीटियां बजाएंगे और आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे तितलियों के समान प्रतीत होंगी। और जब हम इसका विशेष लिखेंगे तो विशेष में सर्वप्रथम हम भाव लिखेंगे, फिर भाषा, फिर शैली और अलंकार लिखेंगे। तो भाव में देखिए, पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। फिर जो पद्यांश की भाषा है पद्यावतरण की, वो सरस, सरल, प्रवाहमयी खड़ी बोली है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे वेग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। यानी इस अंश में कवि पतंग उड़ाते बालकों के विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। वे अत्यंत साहसी और चंचल होते हैं। उनमें चोट फेंट को सहने की अद्भुत क्षमता होती है। लगता है वे धरती पर नहीं दौड़ते बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे पतंगों के पीछे धूप, गर्मी, कठोर छत के किनारे आदि की परवाह न करते हुए दौड़ते हैं। उनको छतों की कठोरता का पता नहीं चलता। उनके कदमों की आहट को सुनकर लगता है ये दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं। वे डोर के सहारे पेंग बढ़ाते हैं और झूला सा झूलते हैं। किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह ये बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों पर पहुंच जाते हैं।
उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय उनको गिरने से जो बचाता है वो उनका रोमांचित शरीर ही होता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है कि आकाश में जो उड़ती पतंग है वे अपनी डोर का सहारा देकर उनको गिरने से बचा लेते हैं। यानी इसमें कवि ने अपने काव्य कौशल से बिंबों की नई दुनिया दिखाई है, रंगीन दुनिया। यानी इसमें जो बच्चे हैं वो खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है और दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे भी दिखाए गए हैं। भाषा वहीं खड़ी बोली हिंदी भाषा होगी, स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग है और बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग है। अंतिम पद देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यानी यहाँ पर कवि पतंग उड़ाते निर्भीक बालकों का जो मनोहारी चित्रण है वह कर रहा है। कवि कहते हैं पतंग उड़ाते बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर ही टिका होता है। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती है उसी प्रकार वे भी अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, यानी अपने ध्यान में मग्न वे छत के किनारे पर जा पहुंचते हैं। वैसे तो वे कभी नीचे गिरते ही नहीं, परंतु यदि गिर जाते हैं और चोटिल होने से बच जाते हैं तो वे पहले की अपेक्षा और अधिक निर्भीक हो जाते हैं। यानी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, यानी निर्भयता पूर्वक उछलकर सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और वे और भी तेज गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं। वे निर्भीक होकर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो किसी से डरते नहीं हैं। इसका भाव ये है कि पतंग उड़ाने में तन्मय जो बच्चे हैं वो पतंग के साथ उड़ते दिखाई देते हैं, यानी छतों पे भागते हैं इधर से उधर। फिर पद्यावतरण के अंतर्गत लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, भावानुकूल और अलंकारों से युक्त है। तो आज हमने आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।